प्रत्यावर्ती धारा। आज हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमको पता है धारा किसे कहते हैं। धारा की परिभाषा धारा या करंट। धारा जो होता है आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, या इसको हम डिनोट करते हैं I से। तो I बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर dq बटे dt, जहां q आवेश है और आवेश समय के साथ प्रवाहित होता है। तो हम dq बटे dt को बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर, और आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। इसका जो मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है, SI मात्रक। इसका SI मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर हम देखेंगे धारा के अंतर्गत प्रत्यावर्ती धारा। धारा के दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं दिष्ट धारा, और जो दूसरा जो प्रकार होता है उसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं धारा के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है दिष्ट धारा और दूसरा प्रकार है प्रत्यावर्ती धारा। अब इसके बाद यहां पर देखिए, सबसे पहले अपन दिष्ट धारा के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिष्ट धारा। दिष्ट धारा को हम अंग्रेजी में डायरेक्ट करंट कहते हैं। और इसी से इसका शॉर्ट फॉर्म, इसको हम डीसी भी बोलते हैं। डीसी जनरली अपन जो यूज करते हैं डीसी, उसी प्रकार से जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं अल्टरनेट करंट, या उसको हम एसी भी बोलते हैं। तो वैसी जो दिष्ट धारा जो होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में केवल डीसी भी कहते हैं, दिष्ट धारा। और दिष्ट धारा जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है एक समान दिष्ट धारा, और इसका जो दूसरा प्रकार है यह है परिवर्ती दिष्ट धारा। तो सबसे पहले अपन जानते हैं दिष्ट धारा को हम कैसे परिभाषित करें। दिष्ट धारा में क्या होता है, वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है लेकिन उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती, तो उस धारा को हम बोलते हैं दिष्ट धारा। दिष्ट धारा में केवल उसका मान परिवर्तित होता है, उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती, तो उस प्रकार के धारा को हम क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं। अब यहां पर पहले देखेंगे, अब एक समान दिष्ट धारा किसे कहेंगे। तो एक समान दिष्ट धारा में क्या होता है, इसमें जो मान जो होता है वह एक समान रहता है, समय के साथ जो इसका जो परिमाण जो रहता है वह एक समान होता है, और इसकी दिशा नहीं बदलती। यदि हम इसको ग्राफ के माध्यम से देखें एक समान दिष्ट धारा को, तो यहां पर देखिए जैसे हम देख रहे हैं एक समान दिष्ट धारा किसे कहेंगे। तो एक समान जो दिष्ट धारा जो होता है इसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, स्थिर होता है, और इसकी दिशा भी नहीं बदलती। यदि हम इसको ग्राफ के माध्यम से देखें तो इस प्रकार से हम ग्राफ बना सकते हैं। इस दिशा में यदि हम समय को लें, ये एक्स एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, और ये वाई एक्सिस है, और इधर हम करंट I को लें, तो उस स्थिति में एक समान दिष्ट धारा का मान को हम एक सीधी सरल रेखा से ऐसा व्यक्त कर सकते हैं। इसका मान परिवर्तनशील नहीं है, हमेशा इसका मान समय के साथ नियत रहता है, और इसकी दिशा भी केवल एक ही ओर, ऊपर की ओर ही है, इसलिए इसकी दिशा बदलती नहीं है समय के साथ। तो इस प्रकार की धारा को हम बोलते हैं एक समान दिष्ट धारा।
अब इसके बाद दूसरा प्रकार है परिवर्ती दिष्ट धारा। परिवर्ती दिष्ट धारा, इसमें क्या होता है, परिवर्ती दिष्ट धारा में इसका मान समय के साथ बदलता है लेकिन दिशा अपरिवर्तित रहती है। मतलब एक ही दिशा में धारा का मान समय के साथ परिवर्तित होता है। तो उस प्रकार की जो दिष्ट धारा जो होती है उसे हम कहते हैं परिवर्ती दिष्ट धारा। अब यहाँ पर इसका ग्राफ से स्पष्ट हो जाता है। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। इस दिशा में यदि हम समय को लें और इस दिशा में करंट I को लें तो जो परिवर्ती जो दिष्ट धारा है उसके ग्राफ को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसका मान देखिए समय के साथ परिवर्तनशील है, पहले बढ़ते हुए फिर शून्य होता है, फिर क्रमशः बढ़ते हुए फिर शून्य होता है, फिर बढ़ते हुए शून्य, इस प्रकार से इसका मान क्रमशः परिवर्तनशील है। तो इस प्रकार की जो धारा है उसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती दिष्ट धारा। यहाँ पर देखते हैं इसका मान भी केवल एक ही दिशा में परिवर्तनशील है, दिशा नहीं बदल रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो दिष्ट धारा जो होता है उसका मान समय के साथ बदलता है लेकिन दिशा बदलती नहीं है। तो इस प्रकार के धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, एक समान दिष्ट धारा और परिवर्ती दिष्ट धारा। तो ये दोनों ग्राफ हैं, ये एक समान दिष्ट धारा के लिए है और ये परिवर्ती दिष्ट धारा के लिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अल्टरनेट करंट, शॉर्ट फॉर्म में इसको AC भी कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट को हम कैसे परिभाषित करेंगे? वह विद्युत धारा जिसका परिणाम और जो दिशा है दोनों समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं, तो इस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। मतलब प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ परिवर्तित होता है, साथ ही साथ इसकी दिशा भी बदलती है। तो इस प्रकार के धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को हम, इसका जो समीकरण जो होता है उसको डिनोट करते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा t से। प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है उसको कहाँ से डिनोट किया जाता है? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, जहां I का मान, जहां जो I है, I को हम बोलते हैं धारा का तात्क्षणिक मान, इसको हम बोलते हैं धारा का तात्क्षणिक मान। I0 धारा का शिखर मान कहलाता है, यह धारा का आयाम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? धारा का आयाम या शिखर मान या उच्चतम मान बोलते हैं। और जो ओमेगा जो है ये कोणीय वेग है। तो इस प्रकार से देखिए प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण को हम कहाँ से डिनोट करते हैं? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t से दर्शाते हैं। इसमें I धारा का तात्क्षणिक मान है, I0 धारा का शिखर मान है और ओमेगा इसका कोणीय वेग। तो इस प्रकार से ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा को दर्शाने वाला समीकरण। और जब हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ हम यहाँ पर देख सकते हैं। सपोज एक्स एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, ये वाई एक्सिस है और ये उसका ऋणात्मक एक्सिस है वाई एक्सिस का। तो यहाँ पर परिभाषा में स्पष्ट है प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसका परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ बदलते हैं।
तो उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। मतलब इसमें इसका जो परिणाम और जो दिशा जो होती है समय के साथ निरंतर लगातार आवर्ती रूप से बदलते हैं। आवर्ती रूप से बदलने का मतलब कुछ क्षण ये अधिकतम होगा, फिर जीरो, फिर ऋणात्मक अक्ष में अधिकतम, फिर जीरो, इस प्रकार से। जैसे साइन का कर्व होता है उसी प्रकार से पहले जीरो रहता है, जीरो से अधिकतम हुआ, अधिकतम से फिर शून्य, फिर ऋणात्मक अक्ष में अधिकतम हुआ, फिर शून्य, इस प्रकार से ये क्रमशः आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार का जो कर्व जो मिलता है या वक्र जो मिलता है ये किसके लिए होता है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए। यहाँ पर देखिए इस दिशा में क्या है, इधर समय है और इस दिशा में है आपका धारा। इधर धनात्मक है और इधर का मान ऋणात्मक है। अब यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा इसको क्यों कह रहे हैं? समय के साथ इसका मान पहले धनात्मक दिशा में क्रमशः न्यूनतम से अधिकतम हुआ, उसके बाद अब दिशा बदल गया, ऋणात्मक अक्ष में आ गया, फिर ऋणात्मक अक्ष में ये यहाँ तक, फिर यहाँ, इसी प्रकार से फिर आगे, फिर धनात्मक अक्ष में फिर उसका मान परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार का जो वक्र होता है ये कहलाता है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम कैसे परिभाषित करेंगे? प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसका मान और दिशा समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से परिवर्तनशील होता है। तो उस प्रकार की धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसके बाद और अगली परिभाषा है यहाँ पर, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, इसको हम कैपिटल ई से दर्शाते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से दर्शाते हैं। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल होता है जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर परिवर्तनशील होते हैं। और इसके समीकरण को जैसे हमने धारा के समीकरण को दर्शाया था, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, सिमिलरली हम प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के समीकरण को भी दर्शा सकते हैं, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी से। ये किसका समीकरण है? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण है। यहां पर भी सेम जैसे हम धारा के लिए लिखे थे, E को क्या कहे थे वहां पर, I को प्रत्यावर्ती धारा का ये क्या था, तात्क्षणिक मान, वैसे ये क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का ये तात्क्षणिक मान है। यहां पर E जो है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान है, E0 प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का क्या होगा, ये शिखर मान। शिखर मान को और क्या क्या बोलते हैं? शिखर मान को उसका उच्चतम मान भी कहा जाता है, आयाम भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर ओमेगा जो है ये है आपका कोणीय वेग। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल होता है जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं। और कैसे परिवर्तनशील होते हैं? निरंतर आवर्ती रूप से बदलते हैं इसके मान। तो इस प्रकार से इसका जो समीकरण जो होता है वह होता है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इसके बाद हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन होता कैसे। हमारा अगला जो टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन।
प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन एक्चुअल में होता कैसे, इसके बारे में देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के उत्पादन के लिए हम एक कुंडली लेते हैं और उस कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उसको क्रमशः घुमाते हैं। तो उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट कर रहा है। एक समान जब चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है तो इसकी जो बल रेखाएं हैं उसको क्रमशः हम एक दूसरे के समांतर दर्शाते हैं। अब यहाँ पर एक कुंडली है, इस प्रकार से मान लो। इस प्रकार से मान लो एक कुंडली है। यदि हम इसको A, B, C, D से दर्शाएं, A, B, C, D से यदि हम कुंडली को दर्शाएं तो यह कुंडली है। इसके बाद यहां पर देखिए, इसको इस दिशा में ऐसे घुमाते हैं। मान लो इस दिशा में घुमाने पर कुछ समय पश्चात यह मान लो थीटा कोण से घूम जाता है। T समय के पश्चात यह कितने कोण से घूम रहा है? थीटा कोण से घूम जा रहा है। यहां पर ये जो कोण है ये थीटा के बराबर है। तो कुछ समय के पश्चात, T समय के पश्चात यह कितने कोण से घूम गया? थीटा कोण से घूम गया। तो उस स्थिति में यहां पर कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है उसमें परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में वहां पर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है और उसके कारण वहां पर प्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, जब हम किसी कुंडली को, यहां पर कुंडली देखिए, कुंडली क्या है? A, B, C, D से डिनोट कर रहे हैं कुंडली को। ठीक है, और यह चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और T समय पश्चात इस कुंडली को हम घुमा रहे हैं और T समय पश्चात यह कितने कोण से घूम जा रहा है? थीटा कोण से घूम जा रहा है। तो जब यह कुंडली गति करता है चुंबकीय क्षेत्र में तो उस स्थिति में, और मान लो इसमें फेरों की संख्या कितना है? फेरों की संख्या मान लो N है। कुंडली में फेरों की संख्या कितना है? N है। तो उस स्थिति में होता क्या है, जब कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस स्थिति में कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन होता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है? जब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसी स्थिति में वहां पर क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण ही वहां पर प्रत्यावर्ती धारा बहती है। तो अब इसको गणितीय रूप में देखते हैं, इसका मान कैसे निकालेंगे। तो यहां पर हमको पता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो समीकरण जो होता है उसको हम काहे से डिनोट करते हैं? E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। इसके मान को हम अभी, ये एक्चुअल में आता कैसे है इसकी हम स्थापना करेंगे यहां पर। ठीक है, यहां हम E बराबर E0 साइन ओमेगा टी स्थापित करेंगे। अब यहां पर देखिए, माना किसी क्षण T पर कुंडली थीटा कोण से घूम जाती है। अतः हमको पता है जब कुंडली थीटा कोण से घूम जा रहा है तो वहां पर जो कोणीय वेग का जो मान जो होगा, कोणीय वेग बराबर होता है थीटा बटे टी, या थीटा बराबर मिल जाता है हमको यहां पर ओमेगा इंटू टी। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर पहला। अब टी समय पश्चात जो कुंडली से संबद्ध
जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में कितना परिवर्तन होता है उसका मान निकालते हैं, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। अब t समय पश्चात कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। इसका मान होता है, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। क्योंकि कुंडली में जो फेरों की संख्या n है तो ये फाई का जो मान होता है वह होता है n इंटू बी बार डॉट प्रोडक्ट ए बार, जहां n कुंडली में फेरों की संख्या है, b चुंबकीय क्षेत्र है और a कुंडली का क्षेत्रफल है। तो फाई बराबर मिलता है हमको n b बार डॉट ए बार। ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल, या इसी को हम आगे लिखते हैं फाई इज इक्वल टू n बी ए कॉस थीटा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर दूसरा। तो फाई का मान कितना मिला, n बी ए कॉस थीटा। तो b बार डॉट प्रोडक्ट ए बार, b बार और a बार का कैसा गुणनफल है, अदिश गुणनफल, जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। सदिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा b बार डॉट a बार बराबर होता है b का मापांक a का मापांक इंटू कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का कोण, कॉस के साथ ही जो थीटा है इन दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर मिला फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। तो समीकरण 1 और 2 से हम इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा का मान रख दीजिए। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से फाई बराबर हमको मिलेगा एन बी ए कॉस थीटा का मान कितना रखेंगे, ओमेगा टी। इसको हम दे देते हैं दूसरा के बाद समीकरण नंबर तीसरा। अब इसके बाद हमको पता है फेराडे का जो दूसरा जो नियम होता है, फेराडे के दूसरे नियम से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वह कितना होता है। तो अब यहां पर लिखिए फेराडे के द्वितीय नियम से, फेराडे का जो द्वितीय नियम होता है वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है E बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी। ये फेराडे का द्वितीय नियम है, जिसके आधार पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो सूत्र है वो दिया गया है E बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी। मतलब यहाँ पर फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, और समय के साथ कितना परिवर्तन हो रहा है उसके ऋणात्मक अवकलज के ये बराबर होता है। अब इसमें हम मान रख देते हैं फाई का। तो यहाँ से हमको मिल जाता है E बराबर माइनस डी बटे डी टी। फाई का मान रख देंगे एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो E बराबर कितना मिल गया यहाँ पर, E बराबर देखिए माइनस डी बटे डी टी, किसका, एन बी ए कॉस ओमेगा टी का। अब इसका हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है उसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डी बाई डी टी का मतलब होता है अवकलन, टी के सापेक्ष इसका अवकलन। कितना हो जाएगा टी के सापेक्ष इसका अवकलन, तो ये हो जाता है E बराबर, जब अवकलन करते हैं तो उस समय एक बात का ध्यान रखना होता है, यहाँ पर जब हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो केवल जो t का फलन है केवल उसी का अवकलन होगा, और बाकी जो पद हैं वे अचर कहलाते हैं और उस अवकलन से बाहर आते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से अचर कहलाएंगे, फेरों की संख्या n अचर राशि हो जाएगी समय के लिए, b भी अचर राशि हो जाएगी और a का मान भी अचर राशि हो जाएगा। तो ये तीनों से अवकलन से बाहर आ जाएंगे। तो कितना बाहर आ जाएगा, माइनस चिन्ह हो गया
NBA अवकलन के चिन्ह से बाहर और d बटे dt केवल किसका अवकलन होगा, cos ओमेगा t का, माइनस NBA cos ओमेगा t। अब इसके बाद हम इसको आगे लिख सकते हैं E बराबर माइनस NBA। अब cos ओमेगा t का t के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, जैसे cos थीटा का जो अवकलन होता है वह माइनस sin थीटा होता है, क्योंकि cos जो थीटा जो होता है उसका अवकलन होता है माइनस sin थीटा, इसलिए cos ओमेगा t का जब अवकलन करेंगे तो उसका मान कितना मिलेगा, माइनस sin ओमेगा t। लेकिन t के स्थान पर कितना है, ओमेगा t, इसलिए उसका एक बार फिर से अवकलन होता है, तो उस स्थिति में t का मान 1 हो जाएगा और ओमेगा फिर शेष बचेगा। तो यहाँ पर जब इसका अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, ओमेगा इंटू माइनस साइन ओमेगा टी। इसके बाद हम इसको आगे लिख सकते हैं, E बराबर ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, NBA इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। या इसी को हम आगे लिख सकते हैं, E बराबर इसका मान को यदि हम एक कांस्टेंट माने E0 के बराबर, तो ये हो जाएगा E0 इंटू साइन ओमेगा टी। इसको हम दे देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4, जहां E0 का मान कितना है, NB इंटू A इंटू ओमेगा, और ये क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान। E0 है मतलब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान। बल का शिखर मान। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सूत्र की स्थापना किए प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के लिए, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये सेम किसके जैसा है, प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण के जैसा ये भी समीकरण है। E मतलब प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण था वो कितना था, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के लिए कितना मिला, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर E0 का मान कितना होता है, NBA ओमेगा के बराबर। तो ये है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान। इसके बाद हम यहाँ पर इसी सूत्र की सहायता से हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए हम मान ज्ञात करते हैं। इसके बाद आगे देखिए, क्योंकि हमको पता है जो धारा जो होता है प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि I बराबर होता है E बटे R, जहां R उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध का मान है और E प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है। अतः यहाँ पर हमको मिल जाएगा, हम मान रखेंगे समीकरण नंबर 4 से, तो I बराबर मिल जाता है हमको, E का मान रखेंगे E0 साइन ओमेगा टी बटे पूरे का बटे R, या इसी को हम आगे लिखेंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण है, जहां I0 का मान कितना हो गया, E0 बटे R, ये शिखर मान है। I0 बराबर E0 बटे R, ये धारा का शिखर मान है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन कैसे होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन कैसे होता है, जब हम किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख करके घुमाते हैं, तो उसके फलस्वरूप जो कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण वहां पर प्रत्यावर्ती धारा बहती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा कब उत्पन्न होगा, कुंडली को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, तो घुमाने के फलस्वरूप जो कुंडली से संबंध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन होता है। तो उसके मान में जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो उस स्थिति में वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण वहां पर प्रत्यावर्ती धारा बहती है। ये इसका कॉन्सेप्ट है।
इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं यहाँ पर आवर्तकाल। सबसे पहले हम देखते हैं आवर्तकाल किसे कहते हैं। तो आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल नाम से स्पष्ट है, यह समय है। तो वह समय जिसमें प्रत्यावर्ती धारा अपना एक पूर्ण चक्र पूरा करती है, वह समय जिसमें प्रत्यावर्ती धारा अपना एक चक्र पूरा करती है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं, जिसको हम कैपिटल T से दर्शाते हैं। और इसका मात्रक जो होता है समय है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो प्रत्यावर्ती धारा में जो आवर्तकाल की जो परिभाषा है, हम उसको कैसे परिभाषित करेंगे? वह समय जिसमें प्रत्यावर्ती धारा अपना एक पूर्ण चक्र पूरा करती है, तो उस समय को हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए आवर्तकाल कहते हैं, और इसका मात्रक सेकेंड होता है, जिसको हम कैपिटल T से दर्शाते हैं। उसके बाद फिर जैसे जो घरेलू जो परिपथ जो होता है, वहां पर जो आवर्तकाल जो होता है वह 1/50 सेकेंड का होता है। घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा जो बहती है, उसका जो आवर्तकाल जो होता है वह कितने का होता है? 1/50 सेकेंड के क्रम का होता है। तो ये हो गया आवर्तकाल। या इसको हम कोणीय वेग के आधार पर इसका जो संबंध देखें तो हम इसको कैसे दर्शा सकते हैं? T बराबर होता है 2π/ω। यदि प्रत्यावर्ती धारा का कोणीय जो वेग है वह ओमेगा के बराबर हो, तो उसका आवर्तकाल कितना के बराबर होता है? T बराबर 2π/ω। ये उसके आवर्तकाल के लिए सूत्र है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी परिभाषा यहाँ पर, आवृत्ति। आवृत्ति या इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी। जिसको हम कहीं कहीं F से दर्शाते हैं, और ज्यादातर इस प्रकार से, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू से दर्शाते हैं। तो अब फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति किसे कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करती है, प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करती है, वह उस धारा की आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति जो होता है आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। जैसे आवर्तकाल की परिभाषा में क्या है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए आवर्तकाल किसे कहेंगे? वह समय जिसमें प्रत्यावर्ती धारा अपना एक चक्र पूरा करता है, उस समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। और आवृत्ति किसे कह रहे हैं? 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा जितने चक्र पूर्ण करते, चक्रों की संख्या है ये आवृत्ति। तो चक्रों की संख्या को हम बोलते हैं आवृत्ति, जिसको हम कहते डिनोट करते हैं न्यू से। और इसका जो मात्रक जो होता है, मात्रक होता है हर्ज। इसको शॉर्ट में HTZ ऐसा लिखते हैं, या इसको साइकिल पर सेकंड भी कहा, इसका मात्रक है साइकिल पर सेकंड। हर्ज लिखें या साइकिल पर सेकंड, इसका मात्रक होता है। और जो घरों में जो प्रयुक्त होने वाला जो अल्टरनेट करंट है या प्रत्यावर्ती धारा है, उसका जो आवृत्ति जो होता है वह 50 हर्ज का होता है, 50 हर्ज। घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा जो उपयोग करते हैं, यहाँ पे जो लाइट जो मतलब जो करंट बहता है, उसका जो आवृत्ति जो होता है वह कितना होता है? 50 हर्ज के बराबर उसकी आवृत्ति। और आवृत्ति को यदि हम लिखना चाहें
आवृत्ति और इसके बीच संबंध देखें ओमेगा के बीच, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, ये होता है ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। कोणीय वेग और आवृत्ति के बीच जो संबंध जो होता है वह होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू के बराबर, जहां ओमेगा कोणीय वेग है और न्यू क्या है, आवृत्ति। ठीक है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। ठीक है, तो ये हो गया आवर्तकाल और हो गया आवृत्ति, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इसके बाद अगली परिभाषा हम देखते हैं। इसके बाद अगली परिभाषा है शिखर मान। तीसरा है शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान हम किसे कहेंगे? तो शिखर मान क्या होता है? जैसे प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो शिखर मान जो होता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का जो अधिकतम मान जो होता है वह प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहलाता है। उसी प्रकार से जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा उसका जो अधिकतम मान होगा या उसका जो आयाम होगा या उसका जो उच्चतम जो मान होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसका शिखर मान। तो जैसे धारा का शिखर मान को हम कहाँ से डिनोट करेंगे, I0 से, और उसी प्रकार से वोल्टेज के शिखर मान को हम V0 से डिनोट करते हैं। तो I0 मतलब ये धारा का शिखर मान है और V0 मतलब ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान है। अब और उसी प्रकार से जैसे E0 है, E0 किसका शिखर मान हो जाएगा, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान। ठीक है, तो शिखर मान का मतलब ये होता है, जैसे अभी मैं बताया प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान मतलब प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान का मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान, और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान का मतलब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान को हम क्रमशः धारा का शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान कहते हैं। तो ये हो गया शिखर मान। इसके बाद है औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान जो होता है वह शून्य होता है। शून्य क्यों होता है? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा अपने आधे चक्र में धनात्मक होता है और अगले आधे चक्र में उसका मान ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से जो उसका जो औसत मान जो होता है वह शून्य के बराबर होता है। उसी प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी औसत मान कितना होगा, शून्य के बराबर होता है। अर्थात हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं I average is equal to 0, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ जो होता है वह साइन का जो ग्राफ होता है उसी की तरह का होता है। तो जैसे हम यहाँ पर धारा के लिए जो समीकरण जो लिखते हैं वह होता है I is equal to I0 sin ओमेगा t। तो जब हम धारा का औसत मान निकालते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, I एवरेज बराबर I0 इंटू साइन ओमेगा t का औसत मान, और साइन ओमेगा t का जो औसत मान जो होता है वह शून्य के बराबर होता है। तो ये IAB बराबर I0 इंटू 0, इसलिए ये हमको मिल जाता है IAB बराबर 0, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं धारा का जो औसत मान जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान वह कितना होता है, शून्य के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो परिभाषाएं देखी उसमें से हमने देखा पहले आवर्तकाल, फिर आवृत्ति और उसका शिखर मान, और फिर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वह शून्य के बराबर होता है
उसी प्रकार से जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होता है उसका मान भी 0 के बराबर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।